अभी हम न्यूक्लियर इंटरेक्शंस की बात करते हैं और फिर एक प्रॉब्लम भी करते हैं जो कि न्यूक्लियर इंटरेक्शन के रिलेटेड होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन इन जनरल हम कहें तो उसमें ये होता है कि लेट्स से हमने एक पार्टिकल जो कि प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उससे बम्बार्ड किया एक इनिशियली रेस्ट पे, लैब फ्रेम में जो रेस्ट पे है। ठीक है, ये मोर जनरल जो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों लैब फ्रेम में रेस्ट पे नहीं होते, दोनों मूव कर रहे होते हैं, ये ऐसा भी। लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो कि टारगेट न्यूक्लियस है ये रेस्ट पे है। ठीक है, लैब फ्रेम में जैसे हम हैं हमारी रिस्पेक्ट से वो रेस्ट पे है और ये प्रोजेक्टाइल है जो कि मूव कर रहा है विद सम काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी जिसे हम ई और स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है जबकि इसकी रेस्ट एनर्जी, इसका मास टाइम्स इसकी स्पीड ऑफ लाइट होगा और इसकी रेस्ट एनर्जी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि ये रेस्ट पे है। तो ये फिर रिएक्शन होने के बाद हमें एक डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा जिसे हम प्रोडक्ट या फिर रेजिडुअल न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे हम रेजिडुअल न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा होगा ई बी, और इसकी रेस्ट एनर्जी क्या होगी mb/c²। और इसके साथ साथ कुछ इजेक्टाइल्स भी इमिट हो सकते हैं। ये इजेक्टाइल्स होते हैं लाइटर पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, इसमें हीलियम न्यूक्लियाई जिसे हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं वो हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हल्के फुल्के जो होते हैं वो सारे बी की कैटेगरी में आ जाते हैं और इनका रेस्ट मास क्या होगा mb/c² स्मॉल बी के साथ, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ई बी। ठीक है, यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ हैं ये काइनेटिक एनर्जीज़ हैं। तो ये हमारे पास एक मोर जनरल रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। और इंटरेक्शन जो होती हैं उनमें 8 तरह के जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। उनमें सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंडली है लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन। ठीक है, थर्डली है एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन, ये सारे तो हम देखते आ रहे थे। फोर्थली है इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन। ठीक है, फिफ्थली है पैरिटी कंजर्वेशन इन ऑल इंटरेक्शन एक्सेप्ट दोज जिनमें वीक इंटरेक्शन हो रही हो। वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं है, बाकी सब में ये कंजर्व्ड है। तो ये पैरिटी कंजर्वेशन फॉर ऑल इंटरेक्शन एक्सेप्ट वीक इंटरेक्शंस। ठीक है, और 6 हो जाएगा बैरियन नंबर कंजर्वेशन। ठीक है, ये कंजर्वेशन हमने वीक इंटरेक्शन में यूज़ की थी। लेप्टॉन कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर कंजर्वेशन और लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। ठीक है, ये 7 हो गए और एक रह गया विच इज़ आइसोबैरिक स्पिन कंजर्वेशन। ये हमें पता नहीं है ये क्या है, लेकिन ये जस्ट मैं बताने के लिए कंजर्वेशन लॉज कितने हैं, तो 8 ये कंजर्वेशन लॉज होते हैं। और इसमें ये जो इजेक्टाइल हैं ये यहाँ पे एक है ना, हमने तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इन्हें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि B1 + B2 + B3 + अप टू सो। ठीक है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे यूरेनियम का ये रिएक्शन कोड किया जाता है U238 है 92, इसका नाइट्रोजन के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो ये हमें देता है बर्केलियम विच हैज़ 23497 इसका ये, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई प्लस 5 न्यूट्रॉन्स। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 लाइटर पार्टिकल्स इमिट हुए हैं B1 एंड B2, और ये इस तरह से। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वो इस तरह किया जाता है कि टारगेट न्यूक्लियस को पहले लिखा जाता है। ठीक है, U23892 पहले लिखा जाता है, ब्रैकेट यूज़ की जाती है और उसमें ये प्रोजेक्टाइल और इजेक्टाइल्स 2 लिखे जाते हैं। पहले प्रोजेक्टाइल सारे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल हो गया, फिर कोमा आता है, फिर इजेक्टाइल सारे लिखे जाते हैं। इसकी जगह अल्फ़ा हम लिख सकते हैं, फिर आगे कोमा नहीं यूज़ करना। कोमा सिर्फ इजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है ये 5 न्यूट्रॉन ऐसे, तो ये इसको क्लोज़ कर दिया क्योंकि इजेक्टाइल ख़त्म हो गए। कोमा याद रखना है तभी यूज़ करना है दोनों इजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल को सेपरेट करने में। आप अगर इजेक्टाइल की लिस्ट बना रहे हैं तो उनमें कोमा यूज़ नहीं होगा, फिर यहाँ पे आप जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसको लिख देते होते हो। ठीक है, ये फिर इस तरह से भी अगर इसके लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे है प्रोजेक्ट कह रही हूँ, टारगेट A, B और यहाँ पे कैपिटल B। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ये हमने न्यूक्लियर इंटरेक्शंस को इन जनरल पर्सपेक्टिव देख लिया है। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं कुछ मैथमेटिक्स इनके रिलेटेड।
ठीक है। और क्यू वैल्यू पहले हम डिफाइन इनकी कर लेते हैं। क्यू वैल्यू इनकी क्या होगी इस इंटरेक्शन के लिए। क्यू वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्यू वैल्यू होती है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हैं। वो कैसे हो सकती है कि इसका रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है, ma² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी टोटल एनर्जी होगी, प्लस इसकी रेस्ट एनर्जी क्या है ma²। इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है तो वो नहीं लिखेंगे, तो इसकी रेस्ट एनर्जी mb² और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी eb प्लस इसकी रेस्ट एनर्जी MB² प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी विच इज़ दिस, ठीक है। अभी हम ये करते हैं कि ये दो जो है इधर रहने देते हैं, ये रेस्ट एनर्जी उधर ले जाते हैं और इसकी ये वाली काइनेटिक एनर्जी भी इधर ले आते हैं। तो ये ma प्लस MA, ठीक है, ये माइनस MB माइनस MB कॉमन ले लिया c² इक्वल्स टू हो जाएगा E⁻b प्लस E⁻B माइनस EA, ठीक है। ये जो हमारे पास आता है ना कि प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी माइनस जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का ये जो आता है सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज क्यू वैल्यू, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का भी हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज़ आल्सो द क्यू वैल्यू। तो ये यहाँ पे हमें ये क्यू वैल्यू की एक्सप्रेशन मिल जाती है कि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जीज़ का डिफरेंस होता है ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या फिर ये जो इनकी जो रेस्ट एनर्जीज़ हैं उनका भी डिफरेंस होता है, विच इज़ एक्चुअली देयर बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हम ये क्यू वैल्यूज़ हमने डिफाइन कर लिया। अभी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि एक प्रूफ होगा जो कि क्यू वैल्यू की एक्सप्रेशन के रिलेटेड है। हम प्रूफ करेंगे उसमें कि जो क्यू वैल्यू है किधर की क्यू वैल्यू, वो क्यू वैल्यू इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। इस जनरल इंटरेक्शन के लिए क्यू वैल्यू इसके इक्वल है, हम ये प्रूफ करेंगे।